गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे की, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को समझने से पहले एक बार अपन इसके इतिहास पर दृष्टिपात करें। हमें ये प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी कोई बड़ा संघर्ष होता है, उसके पश्चात हमेशा ही शांति की स्थापना को ध्यान में रखते हुए कोई नवीन कार्य संपादित होता है। मुख्य रूप से कुछ संधियाँ, कुछ समझौते और कई बार एक संगठन की संकल्पना भी की जाती है, ताकि उस संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले संघर्षों को रोका जा सके या टाला जा सके। इसी प्रकार के इतिहास में हमें कई उदाहरण भी देखने मिलते हैं। जैसे सबसे ज्वलंत उदाहरण की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि के माध्यम से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उसी प्रकार से एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, उससे भी उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले संघर्षों को टालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने इस महती कार्य को सही तरीके से संपादित नहीं कर पाया, या हम यूँ कहें कि वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। और 20 वर्ष पश्चात फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो प्रकार के धड़े बने हुए थे, उन्हीं में मित्र राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप का दौर चला, कई सम्मेलनों का दौर चला और उसके उपरांत स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की। आज अब इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करेंगे। इसको हम एक श्रृंखला के रूप में लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ भी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और विशेष रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम और अभिकरण है, उनके बारे में अपन बातें करेंगे। ये एक श्रृंखला लंबी हो सकती है और इसमें कम से कम 5-6 वीडियोज आएंगे और हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरह से और उसकी हर कार्यवाही को, हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम मूल रूप से यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस, और इस यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और तब से लेकर आज तक, अभी तक ये संगठन अपने जो मुख्य उद्देश्य थे उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा कर रहा है। हालांकि कई उतार चढ़ाव के दौर आए, लेकिन फिर भी ये संगठन आज भी बना हुआ है। राष्ट्र संघ जो मात्र 20 साल तक ही कार्यशील रह सका था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ आज इतने 7 से 8 दशक तक होने जा रहे हैं और ये मजबूती के साथ न केवल खड़ा है बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल भी रहा है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम 1945 में स्थापित संगठन था, वर्तमान में इसके सदस्य राज्यों की संख्या 193 को 50 या हम 51 राज्यों से सफ़र शुरू हुआ था और आज इस सफ़र में 193 देश शामिल हो चुके हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, इसका जो चार्टर है, चार्टर का मतलब संविधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें ही सर्वप्रथम में इसके उद्देश्यों को रेखांकित किया गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका जो चार्टर लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 4 उद्देश्य निर्धारित किए थे और 1965 में 2 और उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया। मोटे तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने के, उसके मिशन के लिए 6 उद्देश्य हैं और इन 6 उद्देश्यों को प्राप्ति का वो प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। मोटे तौर पर इसके 6 अंग हैं, अभी बात करेंगे पर उसके द्वारा, और इसके जो अलग अलग प्रकार के एजेंसियां बनी हुई है, उन एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की कोशिश की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना,
सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भलीभांति कार्यान्वयन करना शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र के मोटे मोटे कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कार्य करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई। तो सबसे बड़ा कार्य है जो उसके लिए अपरिहार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई। हालांकि राष्ट्रसंघ से भी यही अपेक्षा थी, लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की गई और उसका पहला कार्य यही रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जिसमें ये अपनी स्थापना से लेकर अब तक बखूबी कार्य कर रहा है। इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का इतिहास। वर्ष 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने एवं युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने हेतु हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। हेग नीदरलैंड का एक नगर हेग, उसमें सन 1899 में एक कन्वेंशन होता है, एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन के माध्यम से कोशिश की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो भी संकट, जो भी विवाद पैदा होते हैं, जो भी संघर्ष पैदा होते हैं, इनको निपटाने का एक तरीका होना चाहिए और किस प्रकार से हम इन विवादों को शांति से निपटा सके, किस प्रकार से विश्व में होने वाले संघर्षों को रोक सके, किस प्रकार से दो देशों के बीच में होने वाले युद्धों को रोक सके और युद्ध के संबंध में भी मोटे तौर पर उन कुछ नियमों की स्थापना कर सके, उनको संहिताबद्ध कर सके, कानून की बातें उसको स्थापित कर सके। इसके लिए एक शांति सम्मेलन जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन नीदरलैंड के नगर हेग में सन 1899 में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया एवं वर्ष 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो 1899 में ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में शामिल सभी देशों के मध्य एक समझौता होता है और इस समझौते का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पैदा होने वाले हर प्रकार के विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। और इसके लिए जो सबसे महती आवश्यकता महसूस की गई इस सम्मेलन में, उसमें यह था कि एक इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न देशों के मध्य होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा कर सके। कहने का तात्पर्य यह था कि राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेगा। इसने वर्ष 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी। यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था इसकी स्थापना 1902 में की गई थी और यह भी हेग में ही की गई। और हम यूँ कह सकते हैं कि समय के साथ भले ही और अन्य संगठन बने हो, भले ही राष्ट्र संघ बना हो या संयुक्त राष्ट्र संघ बना हो, ये सबसे पहली संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके माध्यम से शांतिपूर्ण निपटारे की प्रथा प्रारंभ हुई। हम यूँ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ बल्कि राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन था। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस थी। लीग ऑफ नेशंस जिसे हम राष्ट्र संघ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के माध्यम से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पूर्ववर्ती जो संस्था थी इस प्रकार की शांति की स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए, वो थी लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ। यह एक ऐसा संगठन था जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले ये पहला ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। और सन 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से इस संगठन की, जिसे हम लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की एक संबद्ध संस्था के रूप में की गई थी। यानी कि राष्ट्र संघ के साथ 1919 में
ये केवल अकेला स्थापित होने वाला संगठन नहीं था, बल्कि इसके साथ एक और संगठन की स्थापना की गई जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना भी 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से की गई और ये राष्ट्र संघ की से संबंधित एक एजेंसी थी या एक संगठन था। इस प्रकार से आज संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विभिन्न प्रकार के संगठन, एजेंसियां और कार्यक्रम है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में राष्ट्र संघ के साथ स्थापित किया गया है कि संगठन था। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, जिसको 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया था तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। चूंकि मित्र राष्ट्रों के मध्य वार्तालापों का, सम्मेलनों का दौर चल रहा था और उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम था वो नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने और उन्हीं के कारण से आज भी ये नाम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से ही जाना जाता है। वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी सरकारों द्वारा एक्सिस पावर्स यानी कि रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया था और शांति स्थापित करने के लिए बाध्य किया। जब 26 देशों ने 1942 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र कहा जाता है, उस समय जो मित्र राष्ट्र थे उस मित्र राष्ट्रों की संख्या 26 थी। 1942 की बात करें, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात कर रहे हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और जब ये कन्वेंशन हुआ था 1942 में, तब मित्र देशों की संख्या या संयुक्त राष्ट्र के देशों की संख्या या वो देश जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने वाले सम्मेलनों में शामिल थे, उनकी संख्या 26 थी और 26 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। और धुरी राष्ट्र, जिसे हम एक्सिस पावर्स कहते हैं, धुरी शक्तियां कहते हैं, रोम, बर्लिन, टोक्यो, आप समझते हैं, इटली, जर्मनी, जापान, इनके खिलाफ संघर्ष को जारी रखने और शांति स्थापित करने के लिए, इनको बाध्य करने के लिए इन 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, एक संधि संपन्न की थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945, यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएस में आयोजित किया गया। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। अभी 1942 की बात की, उस कन्वेंशन में 26 देश शामिल थे और धीरे धीरे इन मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ती चली गई और 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उस समय इन देशों की संख्या 26 से बढ़कर 50 हो गई थी और हालांकि 51 देश ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। खैर, फिर भी हम 50 देशों को इसका संस्थापक सदस्य मानते हैं, जिन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारभूत संधि है। उस समय इस संधि में 51 देश शामिल थे और धीरे धीरे इस पर शामिल देशों की संख्या बढ़ते हुए 193 तक पहुंच गई। 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर लागू हुआ और सभी सदस्य देशों के ऊपर इसे लागू करना बाध्यकारी माना गया। घटक अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली या आमतौर पर महासभा के नाम से जानते हैं, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय ही की गई थी। सारे के सारे अंग इसी समय स्थापित हुए थे। जिस दिन संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया, उसी दिन इसके 6 अंग भी अस्तित्व में आए थे और उसी संधि पत्र के माध्यम से सभी राज्यों ने इसके चार्टर को स्वीकार किया और चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। ये विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ये हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं बल्कि विश्व की संसद है और ये विश्व का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्मुक्त रूप से सभी सदस्य राज्य विस्तृत रूप से विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं और
विभिन्न देशों के लिए, विश्व के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। जो भी घटनाएं होती है विश्व में, उन सब के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा उत्तरदायी इसलिए कि इसमें विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व है और वो सब इसमें शामिल होकर विश्व के हित के लिए निर्णय लेते हैं। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। ये याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में एकमात्र अंग केवल और केवल महासभा ही है, जिसमें सभी 193 देशों का प्रतिनिधित्व है। जो भी इसके सदस्य राज्य हैं, उन सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व इस महासभा में होता है और प्रत्येक देश अपने प्रतिनिधि को, एक स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वहां पर रखता है और वो उनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। सितंबर के प्राय दूसरे मंगलवार से शुरू होकर प्राय 25 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का एक नियमित वार्षिक अधिवेशन होता है। एक वार्षिक सभा होती है, जनरल असेंबली होती है और लगभग ये जनरल असेंबली जो है 2.5 महीने के करीब चलती है और इस दौरान सभी सदस्य राज्य इसमें प्रमुखता से भाग लेते हैं। प्राय हर देश का जो मुखिया होता है, जो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो इसमें उपस्थित होता है और अपनी बात इसमें रखता है। हर वर्ष सितंबर में शुरू होकर दिसंबर तक ये चलता है और इसी में इसके महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस दौरान सभी मुद्दों पर चर्चाएं होती है, बहस होती है और अंतिम रूप से इसमें निर्णय लिए जाते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश तथा बजटीय मामलों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा बहुमत से निर्णय लेती है और महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 193 देशों का 2/3 बहुमत। और महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से माने गए, जैसे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, नए सदस्य राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देना और संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों का 2/3 बहुमत चाहिए और अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब 193 सदस्य राज्यों का 1/2। ये जो भी होगा उससे निर्णय लिया जाएगा साधारण बहुमत से। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्य के लिए चुना जाता है। हर वर्ष जब सितंबर में महासभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है, उससे पहले ही महासभा अपने इस नियमित अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष चुनेगी और 21 उपाध्यक्ष चुनेगी। याद रखिएगा, 1 वर्ष के लिए महासभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। ये उस 1 वर्ष के लिए होता है, जब तक कि अगला अधिवेशन प्रारंभ नहीं होता उससे पहले तक ये 1 साल तक कार्यशील रहते हैं। 1 साल तक वो व्यक्ति महासभा की अध्यक्षता करता है और बाकी अन्य जो व्यक्ति 21 उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं वो विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। हाल ही में हंगरी के राजनयिक सिसाबा कोरोसी को वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित हुए 77 वर्ष हो चुके हैं सन 2022 में। सन 2022 में, सितंबर 2022 में जो इसका 77वां सत्र प्रारंभ हुआ था, उसके लिए नए अध्यक्ष चुने गए थे। हंगरी के राजनयिक थे सिसाबा कोरोसी और ये सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे और सितंबर 2023 में जो इसका 78वां सत्र होगा, इसके लिए नए अध्यक्ष का चुनाव महासभा के द्वारा ही किया जाएगा। 6 मुख्य समितियां महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव इसकी 6 मुख्य समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि महासभा जो भी कार्य करेगी उन कार्यों के लिए 6 समितियां बनी हुई है और 6 समितियां ही तय करती है कि जब इसका अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में क्या मुद्दे होंगे, किन पर चर्चा की जाएगी, किन पर निर्णय लिया जाएगा। ये सब कुछ इसका जो एजेंडा है वो इसकी 6 समितियों के द्वारा तैयार किया जाता है और वो सदस्य राज्यों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्य राज्य उनके ऊपर विचार विमर्श करके निर्णय ले सके। 6 समितियां हैं: निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति,
राजनीतिक एवं उपनिवेशीकरण समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति और कानूनी समिति। ये इसकी 6 मुख्य समितियां हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समस्त कार्य इन मुख्य समितियों के माध्यम से करता है। हालांकि और भी समितियां हैं, अभी अपन बात करेंगे, लेकिन ये इसकी मुख्य समितियां और इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। मुख्य समिति में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा अन्य समितियां ऐसे भी स्थापित की जा सकती है जिनमें सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। जो मुख्य समितियां हैं उनका प्रतिनिधित्व है जो भी उसमें चुने जाते हैं उन सदस्य राज्यों के द्वारा किया जाता है। उसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। जो 6 समितियां होंगी उनमें जो समितियों में जो सदस्य राज्य चुने जाते हैं उनका एक एक प्रतिनिधि हमेशा मौजूद रहता है और इसके अलावा अन्य समितियां भी स्थापित की जा सकती है। सदस्य राष्ट्र इन समितियों के सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों या समान दर्जे वाले व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि जिनकी भी आवश्यकता महसूस होती है उन व्यक्तियों की नियुक्ति सदस्य राज्य कर सकते हैं जो इन समितियों में शामिल है। अन्य समितियां, एक होती है महासमिति। महासभा एवं इसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु यह प्रत्येक सत्र में समय समय पर बैठक आयोजित करती है। सबसे बड़ी जो समिति होती है इनकी वो होती है महासमिति। और महासमिति का कार्य है, जो 6 समितियां बनी हुई है वो 6 समितियां क्या कार्य कर रही है, उनकी कार्यों की समीक्षा करना, उनकी प्रगति की समीक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए उनको क्या कार्य करने चाहिए इसके लिए वो सुझाव भी उनको प्रस्तुत करती है। और ये बारी बारी से हर सत्र में इनकी बैठकें भी आयोजित करती है। ये महासभा के अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्षों और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्षों से मिलकर बनती है। इसमें कौन शामिल होंगे? एक तो महासभा का अध्यक्ष, जैसा कि अभी ऊपर ने बात की, कोरोसी है, 21 उपाध्यक्ष और 6 समितियों के 6 अध्यक्ष, यानी कुल मिलाकर हो गई 21 + 6 यानी 27 + 1 28। महासमिति में 28 सदस्य होते हैं जो बाकी अन्य समितियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। जो 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं उनमें 5 व्यक्ति वो होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके एक एक प्रतिनिधि हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महासमिति में या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 21 महासभा के जो 21 उपाध्यक्ष होते हैं उनमें शामिल होते हैं और 16 अन्य व्यक्तियों को चुन लिया जाता है। साख समिति, इसका कार्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की साख की जांच करना एवं महासभा को रिपोर्ट करना है। यानी कि जो भी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उनकी साख के बारे में, उनके सदस्य राज्यों की साख के बारे में ये निर्णय करती है और महासभा को ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। महासभा जहां विश्व की संसद है वहीं सुरक्षा परिषद विश्व की कार्यपालिका है। महासभा निर्णय करती है, संसद निर्णय करती है, उसको लागू करने का कार्य सुरक्षा परिषद करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद ही वो अंग है जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। यूं कह सकते हैं कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग यानी कि सुरक्षा परिषद की, यही अंतिम रूप से कार्यवाही करता है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है जिसमें 5 स्थायी सदस्य, कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में, तब सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य राज्य हुआ करते थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। 1965 में सुरक्षा परिषद में कुछ बदलाव किया गया और इसकी सदस्य संख्या 15 कर दी गई, 5 स्थायी + 10 अस्थायी। और इसमें 5 स्थायी सदस्य जो है वर्तमान में या तब से लेकर अब तक चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस और चाइना, ये इसके स्थायी सदस्य तथा 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। जो 10 सदस्य होंगे उनका चुनाव महासभा करती है। महासभा अपने प्रतिवर्ष होने वाले वार्षिक अधिवेशन में इन सदस्य राज्यों का चुनाव करती है 2 वर्ष के लिए। प्रत्येक अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और 2 वर्ष के पश्चात लगातार वो चुना नहीं जा सकता और गैप देने के बाद तो फिर भी चुना जा सकता है, लेकिन लगातार नहीं चुना जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया। वर्तमान में 2023-24 के लिए
कुछ नए राज्य चुने गए हैं, 5 अस्थायी, जिनमें अल्बानिया, ब्राजील, ग्याबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात शामिल। इन 5 को नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाइड्स, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। दिसंबर 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। किनका? एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाइड्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम, इनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुका है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गेबोन और घाना पहली 3 बार परिषद में रह चुके तथा संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। अब तक ये जो 5 नए सदस्य चुने गए थे, इनमें सब पहली बार शामिल होने वाला राज्य अल्बानिया है। अल्बानिया सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार शामिल हुआ। ब्राजील 11वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है। इसके अलावा गेबोन और घाना 3 बार इसके अस्थायी सदस्य रह चुके हैं और संयुक्त अरब अमीरात इससे पहले 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। वर्ष 2024 से इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जनवरी 2024 से 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य शामिल होंगे। वो होंगे इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। भारत ने पिछले वर्ष यानी कि 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी वर्ष 21 और 22 तक परिषद में रहा था। यानी कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है और पिछली बार इसका जो कार्यकाल था 8वां कार्यकाल 2021-2022 था, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक ये इसमें शामिल रहा है। वीटो पावर सुरक्षा परिषद किसी भी प्रस्ताव को वीटो अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्य शक्ति को संदर्भित करता है। सुरक्षा परिषद में एक शक्ति कार्य करते हैं जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, हिंदी में से निषेधाधिकार कहा जाता है। और ये उन 5 स्थायी सदस्यों के पास एक पावर है, एक शक्ति है, जिसके माध्यम से वो किसी भी प्रकार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। ये केवल और केवल स्थायी सदस्यों के पास है और केवल सुरक्षा परिषद में, और किसी भी अंग में ये कार्य नहीं करती है। 5 स्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में जाना जाता है। जो 5 सदस्य राज्य है इनके पास वीटो पावर है और वीटो पावर का होना ये कहा जाता है कि ये असमानता को प्रकट करता है। असमानता किस लिए प्रकट करता है कि केवल 5 सदस्यों के पास ये पावर, बाकी अन्य सदस्यों के पास ये पावर नहीं है। ये असमानता का द्योतक है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। आलोचकों का यह भी दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1945 में जब तक उसे वीटो नहीं दिया, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि हम ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी संघर्ष होते हैं, मानवता के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं, उनका एक बड़ा कारण वीटो पावर भी है। हम ये भी जानते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति में वीटो पावर के कारण से बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संपादित नहीं हो पाए थे, बहुत से विवादों का निपटारा नहीं हो पाया था, बहुत से विवाद समाप्त होने के बजाय बढ़ते चले गए। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण जो था वो ये वीटो पावर ही था। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका ने बिना वीटो पावर के संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इनकार क्यों हुआ था ये भी आगे देखिए। राष्ट्र संघ जिसे हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, से संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति ने इसके अप्रभावी होने में योगदान दिया। वीटो पावर के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए प्रवर्तक सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका बिना वीटो पावर के शामिल होना नहीं चाहता था और राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप हम देख सकते हैं। अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था और इसका परिणाम क्या हो, मात्र 20 वर्ष में ही राष्ट्र संघ समाप्त हो गया। इसीलिए ये सोचा गया कि यदि अमेरिका को शामिल करना है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी हस्तक्षेप राष्ट्र संघ जैसा ना हो, तो इसके लिए अमेरिका को शामिल करना जरूरी था और अमेरिका को शामिल करने के लिए उसको वीटो पावर दिया जाना जरूरी था और इसीलिए वीटो पावर 500 स्थायी सदस्यों को प्रदान किया गया। हालांकि नकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन फिर भी आज भी जिंदा है। आज अपन इसमें इतनी ही बात करेंगे।
आज अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण अंग महासभा और सुरक्षा परिषद की चर्चा की। अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जो बाकी अन्य अंग है और विशेष अभिकरण जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और आपसे पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।